नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो मुद्दा में आज बात होगी सीबीएसई के मूल्यांकन फॉर्मूले की। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्य कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का बेस बनाया जाएगा, आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे नंबर लिए जाएंगे। इस तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल के नंबर लिए जाएंगे। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा कि सीबीएसई के सभी स्कूलों में परिणाम समिति बनाई जाएगी। स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में काम करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। ये कमेटी छात्रों के पिछले 3 सालों का प्रदर्शन आंकेगी। नतीजों से जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। सीबीएसई की ही तरह आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं के रिजल्ट को जारी करने की नीति सुप्रीम कोर्ट को बताई है। 10वीं के नंबर प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल को लेकर फिर 11वीं और 12वीं के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में मिले नंबर को आधार बनाकर 12वीं की मार्कशीट बनाई जाएगी। पिछले साल भी इसी नीति पर नतीजे आए थे। सिर्फ 10 छात्रों ने आपत्ति जताई थी जिन्होंने बाद में इंप्रूवमेंट पेपर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की प्रस्तावित मूल्यांकन नीति को स्वीकार कर लिया है। अब दोनों बोर्ड अपनी अपनी नीति पर काम कर सकते हैं। सीबीएसई के फॉर्मूले को लेकर कुछ स्टूडेंट्स और टीचर संतुष्ट नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शिक्षकों का कहना है कि इसमें काफी सुधार की जरूरत थी। कुछ छात्रों का कहना है कि फॉर्मूले में 11वीं क्लास के 30% नंबर को कम करना चाहिए क्योंकि 11वीं में हर छात्र समझने में वक्त लगाता है। 11वीं में हर कोई बढ़िया तैयारी नहीं करता क्योंकि हर किसी की कोशिश 12वीं में बेहतर नंबर लाने की होती है। फॉर्मूले में 10वीं के नंबर शामिल करने को लेकर भी सवाल है। कुछ छात्रों का कहना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि 10वीं और 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट सेम नहीं है। सवाल यह है कि क्या प्रस्तावित फॉर्मूला एकदम सटीक है? क्या 3 क्लास के नंबर के आधार पर नतीजे घोषित करने चाहिए? क्या 11वीं और 30% नंबर जोड़ना सही है? स्कूलों में जो मॉडरेशन कमेटी बनेगी उस पर भरोसा किया जा सकता है क्या? कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और कई तरह के सवाल अब इस फॉर्मूले के बाद उठते दिखाई दे रहे हैं जिनको लगातार बच्चे पूछना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका रिजल्ट जब आएगा तो फिर उसका आधार क्या होगा। और जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि इस फॉर्मूले में 11वीं क्लास के 30% नंबर को कम करना चाहिए क्योंकि 11वीं में हर छात्र समझने में वक्त लगाता है। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय में आपका करा दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मनन द्विवेदी, एजुकेनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। साथ ही साथ रीता सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, डायरेक्टर हैं इंदपुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रीता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। इस अभूतपूर्व संकट के बीच जो फॉर्मूला निकाला गया है मैम, इसको लेकर आपका एनालिसिस क्या है, क्या विश्लेषण है? आप किस तरीके से इस फॉर्मूले को देखती हैं? मुझे तो काफी संभला हुआ और मैच्योर फॉर्मूला लग रहा है। कुछ जैसे शायद पिछले आप ही के चैनल में मैंने वार्तालाप ये बात कही थी कि थोड़ा बहुत कुछ भी फॉर्मूला निकलेगा, हर जना उससे खुश नहीं होगा। कोई ना कोई होगा जो बच्चा शायद 10th में अच्छा नहीं किया उसको वो बुरा लगेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो बहुत अच्छे तरीके से जो आपने अभी कहा कि कुछ बच्चे 11वीं के मार्क्स का 30% वेटेज से खुश नहीं है, सबसे पहले मैं उसकी बात को कहती हूँ। इसीलिए क्लास 11th का जो है सिर्फ थ्योरी मार्क्स लिया गया है और सिर्फ फाइनल थ्योरी मार्क्स लिया गया है क्योंकि बच्चा बिल्कुल सही आप लोगों ने का विश्लेषण और बिल्कुल सही कुछ बच्चों का ये एप्रीहेंशन है कि धीरे धीरे बच्चा 11वीं का, क्योंकि स्कोप ऑफ सिलेबस सडनली ही बढ़ता है और सडनली बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो बच्चा उन सब्जेक्ट्स को समझने में थोड़ा देर लेता है। तो एज अ रिजल्ट इसका 11th का सिर्फ फाइनल थ्योरी मार्क्स का वेटेज लेने की बात कही है। कमिटी ये नहीं, ये जो पॉलिसी ये नहीं कहती कि आप पूरे साल का लें। 10th और 12th का वो पूरे साल की बात करती है। और अगर आप 12th का देखें तो ये भी छूट दे रही है कि कमिटी चाहे तो वेटेज, जैसे वो कहता है कि आप यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, आप प्री बोर्ड्स ले सकते हैं, आप मिड टर्म वाला एग्जाम ले सकते हैं, जो भी लेना सकते हैं, सब ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपका जो एग्जाम हुआ
उसका जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द असेसमेंट या जो रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट रहा वो कितना सटीक था, अब उसको दोबारा आप वेरीफाई करिए। अगर आपको लगता है कि सपोज किसी एक स्कूल ने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए थे जिसमें मैसिव चीटिंग हुई क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था कुछ, तो वो स्कूल बिल्कुल उसको हटाने के हक पावर में है, क्योंकि कमिटी के हाथ में है कि वो ही डिसाइड कर सकती है कि वेटेज किस एग्जाम को कितना दिया जाएगा इन 12th। तो 12th ये देखते हैं। और अगर 10th की बात करें तो क्योंकि मैंने ही ये बात पिछली बार उठाई थी कि थोड़ा सा 10th को वेटेज कम होना चाहिए, क्योंकि 10th में बच्चा हर सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ता है। कभी अगर मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो निकल के आएगा 11th में, तो हो सकता है मेरे साइंसेस के मार्क्स अच्छे ना हो। तो इसलिए वो अगर ये पॉलिसी में देखूं जो कहता है कि सब्जेक्ट्स बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं आउट ऑफ 5, तो ये वाली भी एक जो परेशानी थी बच्चों की बहुत हद तक ये जो पॉलिसी है उसको दूर करती है। तो अभी तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप वार्तालाप आगे बढ़ाएं फिर। ठीक है मैम। प्रोफेसर मनन द्विवेदी, असल में 10th और 12th के सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो इनको क्या एक ही तराजू पे तोला जा सकता है असेसमेंट के लिए, वो भी 12वीं के, जैसे कि अभी रीता जी ने भी कहा कि अंदाज बहुत अलग होता है दोनों ही सेगमेंट्स का, तो सर ये कितना ठीक लगता है आपको? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो 12th की जो बात है वो हम करें अगर, तो बच्चा जो होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो 12th क्लास में शायद ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा मेधावी बन जाए, और उसके 12th का अगर सिंगल एग्जाम हो, मिड टर्म ना हो और हाफ ईयरली ना हो, उसके वो रहते हुए भी वो बच्चा 12th में अच्छा स्कोर करे, और 11th में अगर कोई स्टूडेंट है वो सिंसियर नहीं रहा, या फिर उसको उसकी समझ में, उसको मैथ्स, उसकी फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसको समझ में नहीं आई, तो अगर वो 60% स्कोर करता है 11th में, मिड टर्म्स में अगर वो स्कोर करता है 70%, और अगर 98% स्कोर करता है 12th में, तो ऐसी मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी शो नहीं कर सकता। और क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं हो, कंसिस्टेंसी के चक्कर में अगर वो 12th में बिल्कुल ही ब्रेक अवे करता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो एक ही एग्जाम में जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। मुझे नहीं लगता कि जो उसकी कैपेसिटीज है 12th में, वही कैपेसिटीज उसकी 11वीं में भी नहीं रही है या नहीं रही है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि 11th को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और क्योंकि स्कूल्स के वेरियस इंटरनल असेसमेंट होते हैं, तो मिड टर्म और जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, मिड टर्म, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, उनको अगर इंक्लूड किया जाए तो वो भी फिर भी बात समझ में आती है। पर 11th जो 1-1.5 साल पहले गई हुई बात हो गई, उसमें बच्चे ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो फिर ये बात बच्चे के जो स्टूडेंट का जो भविष्य है वो खतरे में आता है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से 12th के मार्क्स को ही रियलाइज करना चाहिए और 11th के मार्क्स को रियलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है। रीता जी भी हमारे साथ हैं। तो रीता जी, अगर इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल की बात करें, जहां 5वीं, 6ठी, 7वीं के बच्चों की मार्किंग बहुत टफ लेवल पे होती है, मैं अच्छे से समझता हूं, एक एक चीज परख के मार्क्स आप लोग देते हैं, वहां प्री बोर्ड्स में तो समझ में आता है कि बिल्कुल खींचतान के आपने नंबर दिए होंगे, लेकिन सारे स्कूल्स में तो ऐसा नहीं रहा होगा। लेकिन जिन स्कूल में थोड़ा सा लिबरल होंगे, आसानी से बच्चों को मार्क्स मिल गए होंगे, उनके मार्क्स आपके स्कूल के बच्चों से ज्यादा बेहतर आ जाएं, चाहे बोर्ड्स में रिजल्ट कुछ भी होता हो, लेकिन प्री बोर्ड्स में वो आपके बच्चों से ज्यादा बेहतर दिखाई देते हो, तो मैम वहां पे तो नाइंसाफी हो जाएगी उन बच्चों के साथ। तो वहां पे आ जाएगा रोल हमारे कमिटी के हेड का, यानी कि प्रिंसिपल का, क्योंकि उसके हाथ में ये प्रोविजन है कि आप, अगर आपको कोई लगता है कि कोई एक एग्जाम, जैसे आप कह रहे हैं, ये होता है कई बार क्योंकि हमें बोर्ड रिजल्ट में बच्चों को तैयार करना पड़ता है और ये सब, अगर ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल फील करती है कि इस साल का प्री बोर्ड हमने खींचतान के नंबर दिए थे, तो वो उसको कैटेगरी में नहीं लेना उसके हाथ में है। ये बहुत क्लियरली कहती है, लाइन मैं पढ़ देती हूँ, बहुत क्लियरली कहती है कि if the committee may be of the considered view that only the pre-board exam may be taken into consideration, then full weightage can be given to that.
Similarly, another school result committee may decide to give full equal weightage to pre-board exam and mid-term. यानी कि ये कमिटी के हाथ में है कि अगर वो प्री बोर्ड हटाना चाहे इस पूरी लिस्टिंग ऑफ एग्जाम से, वो आराम से हटा सकती है। तो इसलिए काफी फ्लेक्सिबल, हाउएवर वाटर टाइट एज फार एज दी मॉडरेशन। मैडम, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, इस तरह का दोबारा मंथन, दोबारा सोचने का ऑफर होगा, तो हर स्कूल की प्रिंसिपल ये कहेगी देखिए साहब हमने तो मार्क्स खींचतान के दिए थे, इस बार हमें कंसिडर किया जाए। तो मैम ऐसे में जो कमेटी बनाई गई है उसके रोल को आप कैसे देखती हैं? नहीं, शायद मैं बता नहीं पा रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, जो आज नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आज की प्रिंसिपल हूँ, तो जब मैं ये रूल अपने ड्राफ्ट करूंगी, मेरे संग मेरे 2 सीनियर मोस्ट पीजीटी स्कूल के होंगे, जैसे आपने भी बताया, और 2 बाहर के पीजीटीज आएंगे। फिर वो कमिटी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से एग्जाम्स को कंसिडरेशन में लिया जाएगा 12वीं के, जो जो स्कूल में पूरे हुए, कौन से नहीं लिए। ऑफ कोर्स ये जब 5 कमिटी बैठ के डिसाइड करेगी कौन से एग्जाम लिए जाएंगे, कौन से नहीं लिए जाएंगे, तो उस समय कोई ना कोई तो एक वैलिड रीजन होगा। आफ्टर ऑल जवाबदेही एक प्रिंसिपल की सिर्फ एक मीडिया या सीबीएसई को ही नहीं है, अपने जो 200 बच्चे जो मेरे स्कूल से पास आउट होंगे, वो मेरे को किस नजर से देखेंगे अगर ये अच्छा एक रोबस्ट सिस्टम नहीं फॉर्म हुआ। एक गाइडलाइन, बहुत अच्छी सी गाइडलाइन पॉलिसी ये कमिटी से आई है। अब इसके अंदर हल्की सी छूट एक प्रिंसिपल हेड ऑफ द कमिटी के हाथ में है, जो वो चूज कर सकती है कि कौन सा एग्जाम्पल इनटू कंसिडरेशन लेना है और कौन सा नहीं लेना है। वो हो सकता है इस वजह से क्योंकि वो रिलायबिलिटी उस असेसमेंट की नहीं थी, या क्रेडिबिलिटी उस असेसमेंट की नहीं थी, या खींचतान के नंबर दिए इस वजह से एग्जाम को नहीं लेना चाहिए, बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये छूट एक प्रिंसिपल के हाथ में है। अगर आप पेज नंबर 10 ऑफ पूरी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देखेंगे बहुत अच्छे से, जी इसका शायद अगला पेज है या कुछ, बहुत अच्छे से ये दिखाता है ये बात। प्रोफेसर मनन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर मनन, असल में जिस मॉडरेशन कमेटी की हम बात कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी को लेके आप क्या बोलेंगे सर? कितना विश्वसनीय होगा उस पर हर बात पे यकीन कर पाना, उसके निर्णयों पे यकीन कर पाना? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो कमिटीज बन रही हैं जी, जो कमेटी बनी है, और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। अब ये दिल्ली की सरकार है वो बनाए या फिर केंद्र सरकार बनाए, तो कमिटीज की जो फाइंडिंग है वो अच्छी है, अच्छी बात है, और उसको वो लागू भी किया जाना चाहिए। परंतु मैं फिर वहाँ पे वापस स्ट्रेस करना चाहूंगा कि 11th के कई जगह तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया और वेब पे कि 10th के एग्जाम्स को भी इंक्लूड किया जाए 12th के इवेल्युएशन के लिए, और कई जगह हम लोग ये सुन रहे हैं कि 11th के हों, तो ये इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट का जो मनोबल है वो गिरेगा। और ये एक ऐसी एज होती है, टीन एज, एडोलेसेंस, कि वहां पर बहुत जल्दी क्विक 2-2, 3-3 महीने में बच्चों की ग्रोथ होती है। टीचर्स के साथ उनका कोलैबोरेशन चलता है, तो वो टीचर्स उनको उनके लेगुना बताते हैं, बच्चे फिर उन्हीं लाइंस पर मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि 12th का जो मसौदा है वो 12th तक ही होना चाहिए, रखना चाहिए। और जहां तक कमेटी की बात है, कमेटी को, सरकार को पूरा अधिकार है एजुकेशन को, शिक्षा को रेगुलेट करने का, तो वो कर ही रही है, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है मैम, इस फॉर्मूले के सामने आने के बाद आपने अपने स्टाफ से भी बात की होगी या कुछ बच्चों से भी बात की होगी, वहां से किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं? खासकर आपके जितने भी स्कूल्स हैं उनकी प्रिंसिपल्स क्या कह रही हैं मैम? डिवाइडेड हमेशा से फीडबैक होता है। मैं प्रोफेसर साहब की इस बात पे थोड़ा सा मानूंगी, 11th वाली बात का वेटेज 30 जगह थोड़ा कम होता तो क्यों, मैं क्या जो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और जो बच्चों की बात कर रहे हैं मनन जी, एक तरह से 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड ये बहुत हैवी ईयर्स होते हैं बच्चों के, एक ये रीजन होता है, इसलिए वो 11th में थोड़ा सा मतलब लाइटर लेने लगता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता उनके करियर पे। और दूसरी चीज होती है कि अपना सब्जेक्ट का इतना गूढ़ आ जाता है, उनका स्कोप ऑफ सिलेबस इतना हाई चला जाता है, इस वजह से थोड़ा सा ये इस बात को मानती हूँ कि 11th का वेटेज 30 की जगह 20 या कुछ थोड़ा कम हो सकता था। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि फाइनल टर्म का एग्जाम ले रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा तब तक जाके अपने सब्जेक्ट में संभल चुका होता है। अब हम बात करते हैं, शायद मैं आपका मेन क्वेश्चन स्किप कर जा रही हूँ, क्या पूछा था आपने? मैम मैं ये जानना चाह रहा था, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को चलाती हैं, डायरेक्टर हैं, कई स्कूल्स हैं, कई ब्रांचेस हैं, तो मैम आपका स्टाफ, खासकर प्रिंसिपल मैम जो हैं आपके स्कूल की, वो कैसी रिएक्ट कर रही हैं मैम?
देखिए, हमारा इंस्टीट्यूशन 2002 से इंसेप्शन वाला है, सबसे पुराना वाला, सबसे नया 2014 का है। तो जो 2014 वाली जो प्रिंसिपल हैं वो थोड़ी सी दुखी हैं, क्योंकि वो स्कूल एवरेज अपना कहाँ से बनाएंगी, क्योंकि उनका पहला बोर्ड ईयर है ये। अब उनका स्कूल एवरेज ही नहीं बना है। तो ये जो स्कूल एवरेज की बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो नए स्कूल हैं वो उनके स्कूल ये मात खा जाएंगे इन सब इस कैलकुलेशन में। तो जैसे मैंने कहा, कोई भी फॉर्मूला बनेगा, कोई ना कोई उसका थोड़ा ज्यादा फायदा उठा लेता है, कोई उससे नुकसान पा जाता है। ये वही एक सिचुएशन है। तो लाइक आई सेड, जो स्कूल के मतलब थोड़ा सा नैरो विजन हो जाता है जब हम फीडबैक देते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ ओपन पर्सन। फीडबैक देना अपने से उठ के, मेरे इंदिरापुरम ग्रुप को क्या फायदा होगा उससे मैं अगर सिर्फ आंसर दूं तो कहीं ना कहीं ये नैरो विजन हो जाएगा मेरा। तो ये जो प्रिंसिपल इस समय जो फीडबैक दे रही हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक टू उनके अपने स्कूल में बच्चों का क्या होगा ये सोचते हुए दे रही हैं। लेकिन अगर मैं पूरी बिग पिक्चर देखूं और कैसे इतने 14.5 लाख बच्चों को एक तराजू में कैसे तोला जा सकता है, वो सब सोचते हुए, और मैं तो कहूंगी, और मैं पर्सनली भी ये जो 13 मेंबर कमिटी है, इसमें से तो 5 को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, खासकर जो स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई के हैं। ये सब मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनकी विजडम पे पूरा मतलब बिलीव करती हूँ। तो अच्छा रहेगा कि इसी पॉजिटिव थॉट के संग आगे चला जाए। मैम इसी के साथ मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, इस तरह के बच्चों के फ्यूचर को लेके आप कैसे देखती हैं? फीडबैक का अभी आप जिक्र कर रही हैं, तो ऐसे बच्चे कल को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, वहां इनके एंट्रेंस का पैमाना क्या होगा? क्या इनको कहा जाएगा अच्छा आप पेंडेमिक वाले बच्चे हैं, अच्छा आप इस लाइन में लग जाइए, आपको अलग से हम सिंपैथी देंगे, सहानुभूति देंगे, आपने तो बहुत कुछ झेला है, आपने तो एग्जाम ही नहीं दिया फिर भी मार्क्स मिल गए। मैम आगे क्या होगा? उल्टा भी हो सकता है घनश्याम जी, उल्टा भी हो सकता है। ये भी अच्छा आपका बैच है जो ऐसे नंबर लेके चला आया है, तो कुछ भी हो सकता है। वो तो रिसीव करने वाले कॉलेज या ऑफिस के ऊपर है। तो ये सहानुभूति, एम्पैथी और ये सब इस सिचुएशन को समझना हम सबको, नॉट ओनली एजुकेशन वर्ल्ड, पूरी दुनिया को ये समझना है। नुकसान मेरे को तो लग रहा है कि ये 2 सालों ने हमें इतना अच्छा सीख सिखाई है। यादर ये जो 3 साल का फॉर्मूला भी हमें ये सीख सिखाता है कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप पढ़ाई करिए अपनी लर्निंग के लिए, आप मार्क्स के लिए क्यों पढ़ाई करते हैं? मैं तो होप कर रही थी फ्रैंकली बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में ये बहुत एक अच्छा अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमेन और लर्निंग ओरिएंटेड चीजें निकल के आती, जो मेरे ख्याल से नहीं निकल के आ पाई हैं। हमें अभी हमारे लिए एजुकेशन वर्ल्ड के दिल्ली बहुत दूर है। इस समय बहुत कुछ सीखा है, हमने भी सीख लिया है बच्चों के साथ कंप्यूटर के आगे बैठना, निगाहें गड़ाना, पीपीटी बनाना, उनके फॉर्मूले समझना, बहुत सारी चीजें हमारी स्कूलिंग फिर से आपने रिवाइव कर दी है। उसके लिए मैं शुक्रिया कहूँ आपको या क्या कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर मनन, जो बच्चे दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है उसको आप कैसे देखते हैं सर, जो बच्चे संतुष्ट नहीं है अपने मार्क्स से? हाँ नहीं, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, नहीं किया अपने प्रेजेंट एग्जामिनेशन में, उनको रिवाइज करके सेकेंड टाइप परीक्षा में बिठाना तो एक बहुत पुराना ट्रेंड रहा है, एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस रही है स्कूल्स में मैं भी पढ़ा हूँ जयपुर में, भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम में। तो अगर उसको क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन की जो कहते हैं, तो एक तो टीचर होता है, उसके बाद बच्चा अपनी शिकायत लेके जाता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में भी ये चीज फॉलो होती है। बच्चे को और उसके इंटेलेक्ट को अगर अपने इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम नजर आती है तो सेकेंड टाइम वो जाकर वापस एग्जाम में बैठ सकता है, या टीचर्स को या उस पर्टिकुलर टीचर को या उसके साथ एक जो कमेटी के टीचर्स होते हैं या कोई एक्सटर्नल होता है, उनको भी कहा जा सकता है कि उसके पेपर को वापस री-इवैल्यूएट किया जाए। पर साथ में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि ये रिवैल्यूएशन बहुत ही कॉमन और बहुत ही कंड्यूसिव टाइप की बात है। तो उसमें हम ये पाएंगे कि बच्चे को जो गिला शिकवा होता है अपने टीचर से, वो पूर्ण रूप से उस गिला शिकवा से और शिकायत से बच्चा बाहर निकल सकता है। तो ये जो पॉलिसी है कि हम लोग पैंडेमिक के कारण एग्जाम नहीं दे पाए या फिर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम एग्जाम में परफॉर्म भी नहीं किया, तो सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है वो हर परीक्षा में होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल और हर स्टूडेंट का
की जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस इतनी अच्छी नहीं होती है कि एट अ गो में वन टाइम में वो अच्छा स्कोर कर सके। तो अगर वेलफेयर शिक्षा की बात करें तो एक तरीके से सेकेंड अटेम्प्ट बच्चे को दिया ही जाना चाहिए विदाउट उसको फेलियर का टैग। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला हमारे और आपके सामने आ गया है। कई चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोगों को पसंद भी नहीं आ रही हैं। आगे देखना होगा किस तरह से तस्वीर पूरी तरह उभरती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनन और रीता मैम, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़ी। तो मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक रहिएगा ईपीएन के साथ।